साड़ी की परिभाषा बताने के बाद और विस्तार करने के बाद आज हम बताएंगे आपको कि साड़ी के गुणधर्म क्या हैं। मतलब कुछ ऐसे नियम है जिसका पालन साड़ी में बार बार होता है तो उसको हम कहते हैं कि साड़ी का गुणधर्म है। तो इन गुणधर्मों की संख्या जो है कुछ किताबों में 6 लिखा हुआ है और कुछ किताबों में 8 है। तो वास्तव में साड़ी के जो गुणधर्म है वो 8 गुणधर्म है, ये बात ध्यान रखा जाएगा। 8वां भी हम लिखेंगे। देखिए पहला गुणधर्म क्या है, गुण फर्स्ट, यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो साड़ी का मान शून्य हो जाता है। एक एग्जांपल लिखा हूं, ये बना हुआ आपका सिंबल है साड़ी का है A1 B1 0, A2 B2 0, A3 B3 0। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि C3 का पूरा एलिमेंट 0 है। अब इसको समझिए अच्छे से। मतलब कोई भी 2x2 का या 3x3 का या इसके बाद 4x4 का साड़ी लिखा है, उस साड़ी में कोई भी एक रो अथवा कोई भी एक कॉलम के सभी अवयव शून्य है तो साड़ी का मान शून्य हो जाता है। अगर नहीं याद है आप प्रसार कर देंगे तो बाद में शून्य हो जाएगा। यदि आपको याद रहेगा तो उसको देख करके आप लिख देंगे कि इस वजह से 0 है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है C3 0 है। यदि आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, यहां हम लिख दें A1 B1 D1 A2 B2 D2 0 0 0। अब इसमें क्या देखा जा रहा है कि R3 का पूरा एलिमेंट 0 है तो इसका भी मान 0 होगा। और हम बोल देंगे क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका जो R3 है पूरा 0 है। तो इस तरह से हम बता देंगे कि क्या है। मतलब C1 C2 C3 R1 R2 R3 में कोई भी एक शून्य है तो साड़ी का मान शून्य होता है। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी है। और दूसरी देखिए आप, यदि किसी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो साड़ी के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह की परिभाषा पहले भी लिखवाए थे महाव्यूह में, परिवर्ताव्यूह का, कि रो को कॉलम में बदल दिया है, कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो इसे हम परिवर्ताव्यूह कहते हैं। वही बात यहाँ साड़ी में लिखा हुआ है कि साड़ी दी जाएगी, उसकी किसी भी पंक्ति और स्तंभ को यदि हम आपस में बदल दें, मतलब रो को हम कॉलम कर दें और कॉलम को रो कर दें तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3 के साड़ी है। अब हमने क्या किया, बदल दिया, देखिए ऐसे ये बदल दिया A1 B1 D1 A2 B2 D2 और A3 B3 D3। अभी बदल दिया। यदि आप खुद अभ्यास करना चाहें, देखिए मैं समझा रहा हूं एक 2x2 को लेकर के। जैसे मान लेते हैं एक साड़ी है, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ 5 6 और 7 लिखा है और इसका आपने मान निकाल दिया। तो मान निकालेंगे तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 4 से, तो 7 4 जा 28 6 5 जा 30 और सॉल्व किया गया तो आ गया -2। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, रो को कॉलम करेंगे। देखिए 4 5 6 7 घुमा दिया गया इसको, जो रो था वो कॉलम हो गया। फिर सॉल्व करेंगे 5 6 जा 30 और सॉल्व होने के बाद कितना आया -2। तो ये बात इसमें कहा गया है कि यदि हम कोई भी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल करके हम प्रसार कर दें तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो मान पहले रहता है वही मान बाद में रहता है। इस तरह से 2 प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब गुण नंबर 2 के बाद में गुण नंबर 3 है, इसको देखा जाए। यदि किसी साड़ी में 2 आसन पंक्तियों अथवा आसन स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो साड़ी का चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई साड़ी दी गई है तो उसमें रो और कॉलम होते हैं, तो एक वर्ड लिखा हुआ है, शब्द है, ये है आसन। आसन का मतलब होता है कि किसके बाद कौन बगल। जैसे ये R1 है, R2 है और R3 है, R3 लिखा हुआ है। तो R1 का जो आसन है वो R2 है, R2 का जो आसन है वो R3 है।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, R2 के स्थान पे हम R1 को लिख दें और R1 के स्थान पे हम R2 को लिख दें, मतलब R1 और R2 के स्थान को आपस में बदल दें या R2 और R3 के स्थान को आपस में बदल दें। तो ऐसा करने के बाद में सारणी का जो चिन्ह होता है बदल जाता है, मतलब जब प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है। यही बात कॉलम में भी होता है। वहां क्या है, C1 है, C2 है, C3 है। C1 C2 को हम चेंज कर दें, मतलब जहां C1 लिखा वहां हम C2 लिख दें और C2 जहां लिखा वहां C1 लिख दें। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है, सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ये काम चाहे हम R1 R2 R3 में करें और चाहे C1 C2 C3 में करें। अब एक बार आपने चेंज किया, मान लिया जाए R1 R2 को आपने चेंज किया और दोबारा फिर आप चेंज कर दे रहे हो, R2 R3 को चेंज कर दोगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पहले था वैसा फिर रह जाएगा, क्योंकि आपने चेंजिंग 2 बार कर दिया है। ठीक है, देखा जाएगा। एग्जाम्पल भी इसमें आप देख सकते हो, जैसे समझा, देखिए 3 क्रॉस इधर लेते हो, देखिए हमने लिखा 4 3 2 5, ये लिखा। इसको हमने हल किया तो हल करने पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है तो 5 × 20, 2 का 30 हो जाएगा, 6 घटा दिए तो 14 आ गया। अब हम इसके स्थान को बदलेंगे। जब हम इसके स्थान को बदल दे बाई चांस, तो यहां लिख देते हैं 3 5 और 4 और 2, फिर इसको हम हल कर देते हैं। कौन सा कार्य किया हमने, जहां पर C1 लिखा तो हमने C2 कर दिया, जहां C2 तो हमने C1 कर दिया और फिर सॉल्व किया इसको। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 6 से 20 घट जाएगा तो -14 हुआ, मतलब इस तरह हमने सॉल्व किया तो +14 आया, +14 है। लेकिन जब हमने C1 C2 को बदल दिया और फिर हमने हल किया तो रिजल्ट कितना आ गया, -14 आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि हम R1 R2 R3 C1 C2 C3 में किसी 2 में हम बाई चांस स्थान परिवर्तन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। देखिए चौथा गुण, यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि R1 R2 R3 ये 3 लोग हैं, इन तीनों में किसी सवाल में कोई 2 बराबर दिखाई पड़े, आपको बराबर दिखाई पड़ने का मतलब जैसे R1 बराबर R2 देख ले जाइए, या R2 बराबर R3 लिखा हो, या R1 बराबर R3 लिखा हो, तो इस तरह के सारणी को सॉल्व नहीं किया जाता है। सीधे उसको देख करके हम लिख देते हैं कि सारणी का मान 0 होगा और उसका हम कारण बगल में लिख देते हैं, क्या देख करके हमने कहा, जैसे R1 R2 बराबर है, इसका मान 0 ब्रैकेट में बोल देंगे, इसकी वजह से हुआ है। ठीक, ये बात C1 के लिए भी है। यदि C1 है, C2 है, C3 है, कोई 2 बराबर हो जाए, चाहे C1 बराबर C2 हो जाए या C2 बराबर C3 हो जाए, C1 बराबर C3 हो जाए, ये तीनों बराबर है तब भी 0 होगा। C1 बराबर C2 बराबर C3 वैसे 0 हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर, ये देखो A1 B1 D1 A1 B1 D1 A2 B2 D2। इसमें हम देख रहे हैं कि A1 B1 D1 A1 B1 D1 2 बार लिखा है, मतलब R1 में वही एलिमेंट लिखा है जो R2 में है, मतलब R1 और R2 बराबर हैं, इसीलिए इसका मान क्या हुआ, 0 हो गया। यदि आप सवाल लगाना चाहें, एग्जाम्पल के देखिए, आप 2 है 4 लिख दिया गया और फिर यहाँ 2 4 हमने लिख दिया, हल कर देंगे 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं R1 बराबर R2 भी लिखा है, C1 बराबर C2 भी लिखा है, मतलब दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। हमने 2 × 2 का लिख दिया है तो जल्दी सॉल्व हो गया, 3 × 3 में थोड़ा समय लगता है। तो क्या देखा हम लोगों ने इसमें कि R1 R2 R3 C1 C2 C3 में कोई भी 2 बराबर है, मतलब R1 बराबर R2 है, R2 बराबर R3 है, या R1 बराबर R3 है, या C1 बराबर C2 C2 बराबर C3 है, तो इसका मान 0 होता है। कभी कभी बच्चों को भ्रम हो जाता है, ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि R1 बराबर C1, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। यदि R1 बराबर C1 लिखा है तो इसका मान 0 नहीं होगा, इससे इस कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल संबंध R1 R2 R3 और C1 C2 C3 का किया गया है, न कि आपसे एक बात कहा गया है। अब किस सवाल में जब आप देख लें कि R2 बराबर C1 है और बोल दो सारणी का मान 0 होगा, तो ऐसा नहीं है। ये देख करके आप नहीं बोलोगे कि सारणी का मान 0 है।
तो इस तरह से हमारी जो है ये 4 प्रॉपर्टी पूरी हो गई है। गुण नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सवालों में इसका प्रयोग भी हो जाता है और करना ही पड़ता है कॉमन लेने के लिए। देखिए इसको ऊपर लिख दिया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम सवाल जो हैं उसमें इस नियम का कुछ ज्यादा प्रयोग होता है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ को किसी निश्चित संख्या, अब कौन संख्या है, मान लेते संख्या यम है, माना यम से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान यम गुना हो जाता है। जैसे हमने 3 क्रॉस 3 अलग एक सारणी लिखा है और इसमें क्या है कि R3 में हमने यम से मल्टीप्लाई कर दिया है, R2 से भी आप कर सकते हैं, R1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ R3 के जो अवयव थे उसमें यम से गुणा किया गया है, तो सारणी का जो मान है वो यम गुना हो गया, मतलब यम से गुणा करने के बाद में जो सारणी का मान होना चाहिए यम से गुणा हो जाता है। जिसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए एक सारणी का आपने लिखा है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 और 3 लिखा है। इसको आपने सॉल्व किया तो 2 3 जा 6 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 14 आ गया। अब R1 में या R2 में या C1 में या C2 में किसी संख्या से लोग गुणा कर दिया जाए। मान लेते हैं हमने 3 से गुणा कर दिया, सबको 3 से गुणा कर दिया R1 में, तो R1 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तब देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। ये देखिए R1 में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 5 और 3 लिखा। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और 5 60, 18 से घटा दीजिएगा तो आएगा -42। मतलब जो पहले आंसर आ रहा था वो -14 था, और जब हमने R1 को 3 से गुणा कर दिया और फिर इसका जब हमने विस्तार किया तो इसका आंसर -42 आ गया। मतलब R1 और R2 हो या R3 हो, किसी में भी अगर किसी निश्चित संख्या से आप गुणा कर देते हैं तो सारणी का मान उतनी गुणा हो जाता है। अब ये होता है किसी एक ही में किया जाए कि और में। अब मान लीजिए यही सवाल हमने यम से यहाँ गुणा किया है, यदि हम यहाँ यन से भी गुणा किए होते, यन से यहाँ मल्टीप्लाई किए होते तो सारणी का मान mn गुना हो जाता, यहाँ पे mn हो जाता। यहाँ मान लो यल से हम गुणा कर दे, यहाँ भी यल से, यहाँ भी यल से, तो सारणी का जो मान होगा mn गुना हो जाएगा। तो जिस संख्या से हम गुणा करेंगे किसी भी रो या कॉलम में सारणी का मान उतने गुना हो जाता है। ये इसका कहने का मतलब हुआ। देखिए हटा दे रहे हैं इसको, आपके समझने के लिए ये था। इसमें R3 में हमने यम से गुणा किया, सारणी का मान यम गुना हो गया। ठीक, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इसमें क्या है, कोई एक सारणी दी रहती है तो सारणी में कोई भी एक कॉलम या कोई एक रो 2 पदों के योग के रूप में लिखा रहता है, तो उसको हम 2 अलग अलग सारणिकों के रूप में योग के रूप में अलग लिख सकते हैं उसी क्रम में। देखिए क्या मामला है, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल है तो उस सारणी को उसी क्रम के 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखो a1 + x b1 + y d1 + z a2 b2 d2 a3 b3 d3। अब ये सारणी हम क्या देखते हैं इसमें कि R1 के जो अवयव हैं वो 2 पदों के योगफल के रूप में लिखे हैं। देखिए R1 में a1 + x b1 + y d1 + z। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 सारणिकों के योग के रूप में अलग अलग लिख देंगे उसी क्रम में। मतलब 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 में देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 यहां लिख दिया गया। a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 प्लस अब यहां देखो लिखा है x y z और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ बच्चों को समस्या हो जाती है कि आव्यूह में तो आपने बताया था कि संगत एलिमेंट को जोड़ा जाता है, तो आव्यूह था, ये सारणिक है, दोनों के नियम में अंतर है, ध्यान रखिएगा। वहां पर किसी भी एक संख्या से हम गुणा करते थे
तो अवयव के सारे एलिमेंट में गुणा होता था, लेकिन जब यहां हम किसी एक संख्या से गुणा करेंगे बाहर से, तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, जबकि अवयव में ऐसा नहीं था। इस बात को ध्यान रखा जाएगा। यहां पर केवल किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, जबकि वहां पर पूरे में होता था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा छठवां प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया है। सारणिक में जो 8 गुण हैं, उन 8 गुणों में यदि कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो गुण नंबर आपका 7 है। इसमें क्या है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं। यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ या घटा दें, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बताई गई है कि यदि कोई सारणिक दी गई है और उसमें R1 R2 R3 या C1 C2 3 में R1 R2 को किसी भी निश्चित संख्या से गुणा करके हम R1 में जोड़ दें, या R1 R2 R3 तीनों को आपस में हम जोड़ करके R1 R2 R3 किसी स्थान पर लिख दें, तब भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई सारणी दिया गया है, R1 से R2 घटा करके हम R1 या R2 के स्थान पर लिख दें और फिर हम प्रसार कर दें, तब भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा हम लोग एक्सरसाइज में उठाते हैं। कोई संख्या बड़ी सी दी रहेगी, गुणा करने में प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम घटा देंगे, R1 से हम R2 घटा देंगे या R2 से R3 घटा देंगे। ऐसा न करना कि R1 से C1 घटा देना। घटेगा तो R1 से R2 घट सकता है, जुड़ सकता है, R3 घट सकता है, जुड़ सकता है। आपस में हम C1 C2 को आपस में जोड़ सकते हैं, C1 C2 को आपस में घटा सकते हैं, C3 से हम C1 घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि R1 माइनस C3, ये काम नहीं करना आपको। देखिए ये लिखा A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3। हमने कौन सा काम किया, देखो R1 एरो लगा, इसका मतलब चेंज बदल रहा है। क्या है, R1 प्लस यम R2 माइनस यन R3, मतलब R2 को यम से गुणा किया गया है और R3 को यन से गुणा किया गया है, उसमें घटा के इस रूप में इसको लिखा गया है। देखिए A1 इसको यम से गुणा किया गया है तो यम A2, इसको यन से मल्टीप्लाई किया गया तो यन A3 घटा दिया गया है, तो इस तरह ये रूप आ गया। मतलब जो इस सारणी का मान होगा वही इसका मान होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब एक बात बच्चों में आता है कि आपने यहाँ माइनस क्यों लगा दिया। यदि आप चाहे दोनों को माइनस कर दें या दोनों को प्लस कर दें या तीनों को एक साथ में न लें, हम दो ही को लिख दें, हम ऐसा कर दें कि R1 चेंजेज R1 प्लस R2, कोई बात नहीं। ऐसा भी आप कर सकते हो, R1 चेंजेज R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आप चाहे सबको नेगेटिव भी कर सकते हो, लेकिन सारे के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए कि एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आपको। एक हमने 2 × 2 का साइन लिखा है, वहां 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है, ये चीज है। अब इसको हमने सॉल्व किया, ये नंबर बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई आपने किया तो 4 का 6 हो जाएगा, तो 6 4 24 माइनस 35। हल कर दिया गया तो कितना आएगा, 11, निगेटिव में 11। ठीक, अब ये बात आता है कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे वेरीफाई करें। तो जैसे समझा रहे हैं 2 × 2 में, ऐसे आप 3 × 3 में भी करेंगे। तो अब ये हल कर दिएगा। हम एक काम करते हैं, ये हमारा है R1, ये हमारा R2। अब R1 को, ये जो R1 लिखा है ये R2 है, तो R1 में R2 को हम जोड़ दे रहे हैं और फिर हम प्रसार कर देख क्या लिखा है, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इस बात को हमने लिखा कि R1 चेंजेज R1 प्लस R2। देखिए ये 7 था, इसको जोड़ दिया गया इसमें, तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। ये 7 था, ऐसे लिखा है। अब हमें ये देखना है कि जो पहले वाला हमारा आंसर था और ये कार्य करने के बाद जो आंसर आता है, दोनों में कोई परिवर्तन होता है कि वही आंसर आता है, देखा जाए। फिर हमने मल्टीप्लाई किया इसको,
प्रसार के अनुसार 11 का 6 से हो जाएगा, -77 हल कर दिया गया। पहले भी हमारा -11 आया था और फिर हमारा -11 आया, जबकि हमने कौन सा काम किया है, मतलब R1 में हमने R2 जोड़ करके तब विस्तार किया, तब भी आंसर वही आया। अब भी कॉलम में काम करके देखते हैं। अब मान लिया कि हमने C2 को ही चेंज कर दिया, C2 + C1 कर दिया। अब देखिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, और C2 को हम चेंज कर दिए C2 + C1 से, मतलब C2 में C1 को जोड़ करके हम C2 के स्थान पे लिखेंगे। तो 5 4 ये 9 हो जाएगा, 6 में 7 ऐड हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहां से होगा 52 63, सॉल्व कर लेते हैं। मतलब दोनों कंडीशन में देखा, जब हमने R1 में R2 को जोड़ करके प्रसार किया तब भी वही आंसर आया, जब C2 में C1 को जोड़ करके हमने प्रसार किया तब भी वही आंसर आया। ये जब C1 में C2 को ऐड कर देते और फिर हम इसका विस्तार करते तब भी आंसर वही आता है। यही बात यहाँ पर कहा गया है। अब एक बात यहाँ पर और वेरीफाई करना है, हमने को जोड़ दिया था, अब हम इसको 2 से गुणा करके अब इसमें जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसके विस्तार करने के बाद कोई आंसर में प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा R1 चेंजेज R1 + 2R2, मतलब R2 का जो एलिमेंट है उसको हम 2 से गुणा करके R1 में जोड़ेंगे और जो सारी मिलेगी उसका हम फिर विस्तार करेंगे और देखते हैं कि इसके मान में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है। देखा जाए R2 को 2 से गुणा किया गया है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 4 18 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 दूनी 12 5 17 हो जाएगा। जैसे लिखा वैसे रहेगा। हम आपको समझा रहे हैं 2 × 2 का, इसी तरह से 3 × 3 का भी प्रसार समझाया गया है आपको। तो ये नियम वहां भी अप्लाई कर देंगे तो ऐसे जो वहां पे 3 × 3 में भी ये रूल फॉलो होगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां से होगा, 18 का 6 से गुणा हो जाएगा तो 108 119, घटाएंगे इसको 9 से, देखिए बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। 108 से 119 घटाया तो उत्तर कितना आया, -11। अब इसमें होता है कि आपने जोड़ दिया घटाया तब आया है। लोग देखिए जो पहले आंसर था वही फिर आ रहा है। अब इसमें एक नया कार्य हम कर देते हैं, यहां लगा देते हैं माइनस, कि 2 से गुणा करके घटा के हम विस्तार करें। फिर देखिए मान में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। देखिए R1 - 2R2 इसको 2 से गुणा करिए तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 7 दूनी 14, तो 4 से 14 घट जाएगा। तो 4 से 14 घटाएंगे तो आएगा -10। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 दूनी 12, तो 5 से जब 12 घटेगा तो आएगा -7। यहां लिखा है 7, यहां लिखा है 6। फिर हम विस्तार कर रहे हैं, -60 + 49, देखिए इसे गुणा यहां से -60, यहां से होगा तो +49। अब 49 से 60 घटेगा। तो प्रत्येक कंडीशन पे आपको समझा दिया गया कि हम R1 R2 या R3 भी है उसको आपस में हम जोड़ दें या घटा दें या किसी बाहरी संख्या से जोड़ करके गुणा करके हम जोड़ घटा दें, तभी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे ज्यादा फायदा इसका साड़ी में उठेगा जब बड़े बड़े सवाल रहेंगे उनको हम घटा करके प्रयास करेंगे 0 हो जाए, और साड़ी के अंदर जितना ही 0 लाएंगे प्रसार करने में उतना ही आसानी होती है। इसलिए यह जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से अभ्यास करेंगे और मैक्सिमम सवालों में इसी का प्रयोग भी होगा। गुण नंबर 8 और ये अंतिम गुण है, देखा जाए इसको भी। यदि किसी सारणिक में चर प्रयुक्त हो, मतलब चर भी वहां उपस्थित हो तथा इसके अवयव चर मान लेते हैं यक्ष है, चर यक्ष में बहुपद हो और यक्ष बराबर y रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो इस सारणिक का एक गुणनखंड x - y अवश्य होगा।
मतलब कोई सारिक ऐसी दी गई हो जिसमें चर राशियां हो, x को बहुपद के रूप में लिखा हो, तो x के स्थान पे हम मान लो y लिख देते हैं और सारिक का मान 0 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में x माइनस वाई उस सारिक का एक गुणनखंड जरूर होगा। देखिए एग्जाम्पल में कैसे समझाया गया है। कोई सारिक है 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। सारिक में x बराबर y रखने पर इस सारिक में जहां x लिखा था वहां हमने y लिख दिया, तो x के स्थान में जब y लिखेंगे तो 1y y स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। अब इसमें देखा जा रहा है कि R1 और R2 ये दोनों के जो अवयव बराबर हैं, मतलब R1 और R2 बराबर है, इसलिए इसका मान 0 हो गया। जब इसका मान 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि दी गई इस सारणी का एक गुणनखंड x माइनस वाई है। यदि इसमें x बराबर हम z लिख दें, जहां x लिखा हुआ z कर दें, तो 1 z स्क्वायर, तो R1 और R3 बराबर हो जाएगा और इसका मान फिर 0 हो जाएगा। तो इसका एक गुणनखंड x माइनस जेड भी है। इसका जो है एक गुणनखंड क्या है, x माइनस जेड भी है। अब इसी में देखिए हम y बराबर z कर दें, जहां y लिखा वहां z कर दें, तो वो 1z 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y के स्थान पे आपने z रख दिया, सारिक का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि y माइनस जेड भी इसका एक गुणनखंड है। तो ये सारिक का अंतिम और 8वां गुण था। इस प्रकार इसके गुण सभी समाप्त होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम सारिक के सवाल लगाएंगे।